अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सायरा, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कमिंग। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई फील ऑनर्ड टू बी हेयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आपका नॉलेज। और यहाँ आपने मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों को थैलेसीमिया के हवाले से गाइड कर सकूँ। तो जैसे कि आपको पता है हमने थैलेसीमिया पे आज बात करनी है, तो आम आवाम को समझाने के लिए हम किस तरह से बता सकते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसको आप मौरूसी बीमारी कह सकते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। जो पेरेंट्स हैं उनको एज सच बीमारी नहीं है, वो एक डिफेक्टिव जीन के कैरियर हैं। और जब दो ऐसे लोगों की शादी होती है जिनमें वो डिफेक्टिव जीन है, तो एवरी टाइम देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, तो 25% चांस हो जाता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आ जाए। राइट। तो ये बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? इसमें ये होता है कि 6 मंथ्स की एज से बच्चे में कुछ ऐसी तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं जो कि माँ बाप नोटिस करते हैं, जैसे कि उसकी रंगत का पीला पड़ जाना, और बच्चा जैसे कि नॉर्मल बच्चे एक्टिव होते हैं वैसा नहीं होता। फ्रीक्वेंट वो बीमार हो रहा होता है, कभी उसको बुखार हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है। इसके अलावा चूँकि हड्डी का गूदा प्रॉपर तरीके से खून नहीं बना पा रहा, या जो ब्लड बनता है वो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो उस वजह से उस बच्चे की तिली और जिगर खून बनाना शुरू कर देते हैं, जो आम फहम समझा जाता है। लोग कहते हैं कि जी जिगर खून नहीं बना रहा, तो जिगर का काम है ही नहीं खून बनाना। खून बोन मैरो ने, हड्डी के गूदे ने बनाना है। तो इसमें जब हड्डी का गूदा इतना इफ़ेक्टिवली खून नहीं बना पा रहा, तो तिली और जिगर खून बनाना शुरू कर देते हैं और वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों का पेट फूलना शुरू हो जाता है। राइट। तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि किस तरह से जो है वो पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे? मतलब किसी में भी हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को या किसी इंसान को थैलेसीमिया है या नहीं है, तो क्या कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हमें नोटिस करने चाहिए? ये मैंने आपको जैसे बताया कि आम तौर पर जो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है वो 6 से 8 माह की उम्र में या समटाइम्स 1 साल की उम्र में भी वो प्रेजेंट करता है। कुछ थैलेसीमिया के केसेस ऐसे भी होते हैं जो लेटर ऑन इन लाइफ प्रेजेंट करते हैं। उसमें बस मेजर सिम्टम जो है खून की कमी है। खून की कमी के साथ बच्चा या उसके पेरेंट्स उसको किसी भी डॉक्टर के पास, जीपी क्लिनिक्स होते हैं वहाँ ले जाते हैं। आम तौर पर जीपी वहाँ पर उसको उसी वक्त ब्लड लगा देता है, जो कि एक बहुत गलत काम यहीं पर हो जाता है, क्योंकि जो थैलेसीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमें उसको खून लगाने से पहले करना है। आपका कहने का मतलब ये है कि 1 साल की उम्र में या 6 महीने का बच्चा है तो उसको थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या क्या एज है जिस पे जो है हमें डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए? हाँ जी, कोई बच्चा देखें 6-8 माह की उम्र में उसने प्रेजेंट किया, उसकी हीमोग्लोबिन है 5 है 6 है, वो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाएगा। उस वक़्त उसको या तो हमारे माशरे में या जो कॉमन खून की कमी के आयरन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन आम तौर पे आयरन की कमी 1 साल से बड़े बच्चों में आती है। तो जब ये बच्चा इस 4-5 हीमोग्लोबिन से आएगा, तो उस वक़्त बजाय उसके कि उसको खून लगाना तो उससे लाजमी है, डेफिनेटली उसके लिए लाइफ सेविंग है, उससे लगाना है खून। उससे पहले उसका एक सैंपल ले लिया जाता है और एक सिंपल सा टेस्ट होता है, उसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो वो आप सैंपल किसी भी लैब में भिजवा के ये टेस्ट करवाया जा सकता है। राइट। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है या लेटर ऑन इन लाइफ पता चलता है कि थैलेसीमिया है, तो सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं? थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा है वो मोस्टली या हमेशा ही अर्लियर ऑन प्रेजेंट कर जाएगा। ये 6-8 माह की उम्र में मैंने आपको बताया कि वो खून की कमी के साथ प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो इसमें है, जो इसका क्योर है, वो अभी तक सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसे आम ज़बान में हड्डी के गूदे का तबादला भी कहते हैं। वो किसी पेशेंट के बहन भाई से एक मैचिंग की जाती है कि अगर तो उसका बोन मैरो उससे मैच हो रहा है तो वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, अराउंड कोई 50-60 लाख लग जाते हैं। इसके अलावा हर बच्चे का मैच उसके सिबलिंग से हो नहीं पाता, उसके बहन या भाई से। तो उस सूरत में जो हमारे पास ऑप्शन रह जाती है वो है बाकायदगी से खून का लगवाना, यानी कि हर महीने इन बच्चों को ब्लड लगना लाजमी होता है।
और साथ साथ खून लगने के साथ साथ इनकी बॉडी में आयरन की ज़्यादती हो जाती है। आम इंसानों में, आम लोगों में खून की कमी में आयरन की कमी है, इनमें खून लग लग के आयरन की ज़्यादती हो जाती है। तो उस आयरन को भी बॉडी से निकालना लाजमी होता है। तो थैलेसीमिया का जो मैं नहीं कहूँगी, इसको कहेंगे कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं ब्लड लगा के, और उसकी बॉडी से एक्सेस आयरन को निकाल के अद्वियात के ज़रिए उसको निकाल लिया जाता है। राइट। जहाँ तक मुझे भी आइडिया है कि हम लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो मल्टीविटामिन्स ना दें, आयरन ना दें, तो मेरे ख्याल से यही वजह होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है इनको। मैंने आपको जैसे बताया, बच्चा जाएगा जीपी क्लिनिक, वो उसको आयरन के सिरप स्टार्ट करा देते हैं, आयरन लिए जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि आयरन की कमी तो है नहीं। तो इन बच्चों में हम इनको ऐसी ग़िज़ा भी खाने से रोकते हैं कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिकदार में छोटा बच्चा कितनी आयरन ले सकता है, हम टोटली मना भी नहीं करते। जैसे सेब है और अनार है, उस पर आयरन अच्छे अमाउंट में मौजूद होता है। तो अगर कोई बच्चा सेब का जूस पी रहा है तो उसमें 3-4 सेबों का जूस एक गिलास में आ जाता है, तो हम उनको कहते हैं वो जूस ना पिए, एक आधा पीस वो सेब का खा भी लेगा तो डजेंट मैटर, थोड़ी सी गोश्त भी खा लिया उसने तो नहीं। लेकिन हम उनको कहते हैं कि अवॉइड करें आयरन रिच फूड से, या ऐसे अननेसेसरी सप्लीमेंट्स बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के ना इस्तेमाल करें। राइट। यूजुअली ऐसे ही होता है कि हमें जैसे पता है कि आयरन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हो सकती हैं, तो आम लोगों को नहीं पता होता, तो वो ऑब्वियसली जो है अनइंटेंशनली इनटेक कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसे ही बच्चे वो आते हैं पेरेंट्स, तो ये भी कहते हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा अनार भी दे रही हूँ, खजूरें दे रही हूँ ताकि इसके खून बढ़े, खून की कमी। तो जब तक तशखीस नहीं होगी कि थैलेसीमिया है, इसको इस किस्म की ग़िज़ाएँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होना, तो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ग़िज़ाएँ देने का। ओके डॉक्टर सायरा, ये तो हो गई एक डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिहाज से बात, तो कोई और लाइफस्टाइल चेंजेस या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है पेशेंट को? नहीं, एज सच कुछ ऐसा नहीं है। इन बच्चों में चूँकि इनकी बोन मैरो बहुत एक्टिव हुई होती है, और जो मेन जो हड्डी उनकी है उसमें इनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, तो वो उनको सप्लीमेंट किया जाता है। इन बच्चों को कैल्शियम विटामिन डी हम रूटीन में देते हैं, साथ फोलिक एसिड भी सप्लीमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें इनमें एडिशन होती है। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस ये हैं कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो माशाल्लाह अपनी एडल्टहुड को पहुंच चुके हैं। पहले जब ये आयरन किलेशन मेडिसिन नहीं होती थी तो उस वक़्त 10 से 11 साल की उम्र में इन बच्चों को आयरन की ज़्यादती की वजह से, आयरन ओवरलोड की वजह से इनका हार्ट डैमेज हो जाता था, लिवर डैमेज हो जाता था, जिसकी वजह से इनका लाइफ स्पैन थोड़ा था। बट अब हमारे पास 40 इयर्स तक की एज का पेशेंट मौजूद है, और उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारें। जैसे कि हमें पता है एक प्रेग्नेंट अगर वुमेन होती हैं और वो थैलेसीमिया की पेशेंट भी हैं, तो क्या वो बेबी को कंसीव कर सकती हैं? एक थैलेसीमिया माइनर कपल है, उनका जब फर्स्ट चाइल्ड होता है, मोस्टली तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमें थैलेसीमिया माइनर है। एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ, उनको पता चल गया इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो हर दफ़ा जब अब वो फीमेल कंसीव करेगी तो हम उसको गाइड करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक टेस्ट होता है जिसे CVS का नाम देते हैं, या कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, कि उसके पेट में से एक यूट्रस में से सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि क्या आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। तो फिर पेरेंट्स के कंसेंट से और ये शरई लिहाज से भी फतवा लिया जा चुका है कि 16 हफ्ते से पहले जब तक बच्चे में रूह नहीं आ गई होती तो उस वक्त आप वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ये इनको एडवाइस किया जाता है कि हर प्रेगनेंसी में वो अपना ये टेस्ट लाजमन करवाएं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट के, तो ये ट्रीटमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये इन बच्चों के लिए ये तो लाइफलाइन है। इनको ब्लड चाहिए। आपका ब्लड जो है वो हर वक्त बोन मैरो जो है वो रेड सेल्स बना रही है, और एवरी 120 डेज एक जो रेड सेल है उसकी लाइफ स्पैन नॉर्मल 120 डेज होती है। तो इन बच्चों में जो रेड सेल्स बन रहे हैं, एक तो वो जल्दी टूट जाते हैं, और जो बन रहे हैं वो भी इतने इफेक्टिवली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो जब तक हम इन्हें मंथली ब्लड नहीं लगाएंगे, और मंथली के अलावा कई बच्चों को कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, समटाइम्स उन्हें एवरी 2 वीक्स भी ब्लड लग रहा होता है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इनकी मैनेजमेंट ऑप्शन है हमारे पास। राइट।
तो आपको क्या लगता है कि जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए? डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस डिज़ीज़ को हमने रोकना है। यहाँ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इवन जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको अभी उनसे पूछो कि आपने अपने बाकी बच्चों के टेस्ट करवाए। बाकी बच्चों के एक फ़र्ज़ करें थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है, उसके बाकी 2-3 बहन भाई ठीक है, उन्हें ब्लड नहीं लग रहा, बट उनको थैलेसीमिया माइनर तो हो ही सकता है और बहुत ज़्यादा चांस है, एक आम फैमिली से ज़्यादा चांस है कि उन बहन भाइयों में थैलेसीमिया माइनर हो। तो जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो लाजमन जिन फैमिलीज़ में एक भी थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है उन सबको, जो बच्चे हैं एडल्ट्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो डेफिनेटली ये टेस्ट कराएं। और इवन अगर इस टेस्ट को कराने की कोई सुस्ती है या थोड़ा सा कॉस्ट का इशू है, एक सिंपल CBC आप किसी हेमेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, वो आपको बहुत हद तक गाइड कर सकता है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या मुझे थैलेसीमिया इसको देखकर हो सकता है कि नहीं, तो वो भी आपको एक गाइड कर सकता है। और इसकी अवेयरनेस फैलाना ये तो बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको रोका नहीं जाएगा ये डिज़ीज़ तो बढ़ती जाएगी। और ये जो मैं आपको 5 to 7% का फिगर बता रही हूँ, ये कोई रीसेंट स्टडीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली वो विद टाइम जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है? अवेयरनेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसे एड्स आए, या थैलेसीमिया का जो इंटरनेशनल डे आता है उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। और एक फैमिली जो है वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती है अगर एक फैमिली में थैलेसीमिया का पेशेंट मौजूद है, बेटा बेटी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अब एक बच्चा जो पैदा हो गया उसको तो आपने सपोर्ट करना है और उसको मैनेज करना है। तो इन बच्चों के लिए इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है कि इनको एक नॉर्मल बच्चों की तरह समझा जाए और इनको पढ़ाया लिखाया जाए जैसे कि एक नॉर्मल बच्चों के साथ किया जाता है। और ये हमारे माशरे में एक इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल का रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो इनको किसी भी तरह डिस्करेज ना किया जाए। ठीक है, हमने डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना है, बट जो पेशेंट्स उसके हैं उनको हमें माशरे को और सबको उनको एक्सेप्ट करना है और उनकी हर तरह से सपोर्ट करनी है। इसका मतलब है कि एक थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है? नॉर्मल लाइफ तो मैं नहीं कहूँगी, जब आपको हर महीने ब्लड के लिए जाना पड़ता है, ब्लड की अवेलेबिलिटी इतनी इजी नहीं होती। सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो इन बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस पे ब्लड कैंप्स अरेंज करता है और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड और इवन जो आयरन किलेशन मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मल लाइफ इस सेंस में कि जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो इधर उधर से पूछ रहा है कि कोई है, किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चे को लग जाए। समटाइम्स इनको 2-3 महीने ब्लड नहीं मिलता, तो उस पॉइंट पर उस बच्चे की हीमोग्लोबिन जब 4 होगी, 3 होगी, तब तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारा। लेकिन जो बच्चा या जो पेशेंट्स अच्छे मैनेज्ड हैं वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी शादी भी हुई है और उनके बच्चे, जैसे एक थैलेसीमिया मेजर है, अगर उसका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसकी किसी बिल्कुल नॉर्मल बंदे से उसको थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए, उसकी शादी हो जाती है, आगे से उनके नॉर्मल बेबीज़ या उन बच्चों में थैलेसीमिया माइनर ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसे केसेस हमारे पास हैं। आप ये बता दें कि जो कोलैबोरेशन है आपका मॉलेज और सुंदस फाउंडेशन की, इसको आप किस तरह से बेनिफिशियल देखती हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक तो मैं जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दे पा रही हूँ कि थैलेसीमिया है क्या, प्लस सुंदस फाउंडेशन की खिदमात जो हैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगी कि ये 1998 से इदारा काम कर रहा है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। और जो भी मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी होगी कि वो आके सुंदस फाउंडेशन का विज़िट भी करें और ब्लड डोनेट करें, और आपका ब्लड जो है वो इन बच्चों के लिए लाइफलाइन है। सबसे आखिरी सवाल, आप आम आवाम को इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, या फिर कोई भी एडवाइस? जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसके लिए तो मेरा ये पैगाम होगा कि वो बिल्कुल भी डिसहार्टेड ना हो, और आप लोगों के लिए हमारे और हमारे जैसे और इदारे मौजूद हैं जो कि आप सबकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। और फर्दर मेरा जनरल पब्लिक को ये मैसेज होगा कि जिस थैलेसीमिया एक ऐसी, जैसे मैंने बताया है कि इसकी 5 to 7% हमारे माशरे में थैलेसीमिया माइनर के लोग हैं, तो जिसकी फैमिली में एक भी थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है वो लाजमन शादी से पहले अपना
थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं, जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। और अगर तो नहीं भी है कोई, कज़न मैरिजेस को मैं ऐसा प्रमोट नहीं करूँगी कि वो ना की जाए, राइट। समटाइम्स ऐसा भी केसेस आते हैं कि अनरिलेटेड लोग हैं, बिल्कुल अनरिलेटेड, अब वो कहेगा कि जी मैंने तो कज़न से तो की नहीं, उससे कर लिया, अब उसमें आ गया, राइट। तो लाजमी है कि आप उसका टेस्ट करवा लें, तो ही इसकी प्रिवेंशन है। हम ये पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि जो है इसलिए नहीं करनी चाहिए, चांसेस रिड्यूस करने के लिए। वो डेफिनेट वो ऐसा ही है। क्योंकि एक अगर फैमिली में है तो उसमें तो तकरीबन जो रिसर्च की गई है, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उसमें अराउंड 35% कैरियर रेट है। तो उसमें फिर ऑब्वियसली ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपने कज़न से कर ली शादी और उसमें निकल आया ये। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, और आपके लिए आपका कॉलेज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो मैं आपको देना चाहूँगा।